अजमेर के पुष्कर से। पुष्कर मेले का विधिवत शुभारंभ मेला मैदान में पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ है और धार्मिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। कैमल रैली का आयोजन किया गया जिसमें 51 ऊंट गाड़ियां शामिल हुई और कैमल संवर्धन और संरक्षण का यहां पर संदेश दिया जा रहा है। नगाड़ा वादन मांडना प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है, फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और साथ ही शाम को सरोवर पर 51,000 दीपकों से दीपदान होगा। सीधे पुष्कर से सीधे तस्वीरें आपको बता रहे हैं। मारना कला आपको नजर आ रही है। कैमल संवर्धन संरक्षण का संदेश दिया गया। कई सारी यहां पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। बताते चले कि आज से ये शुरू होगा और 15 मतलब जो पुष्कर मेले की शुरुआत आज से 9 नवंबर से शुरू होगी और ये पुष्कर मेला 15 नवंबर तक चलेगा, जहां पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान में। बनाने तो इस राज पुष्कर में तो आपको सीधे बता रहे हैं पुष्कर से ये लाइव तस्वीरें देखिए कैसे कैमल संवर्धन में 51 ऊंट शामिल हुए। सजे दजे ऊंटों को आप देख रहे हैं। विदेशी पर्यटक, क्योंकि पुष्कर मेला काफी ज्यादा मशहूर मेला माना जाता है, दूर दूर से विदेशी पर्यटक आते हैं पुष्कर मेले को देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए, क्योंकि कैमल प्रतियोगिता के साथ आप यहाँ पे देखिए कई सारी और भी ज़्यादा गतिविधियाँ और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। जैसे कि फुटबॉल की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, नगाड़ा वादन मांडना प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जहां तमाम लोग नगाड़ा लेकर उसको बजाते हैं। उसमें भी कंपटीशन होता है कि कौन किस धुन पे कितना अच्छा बजा लेगा। साथ ही फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कैमल के आप पूरी एक लॉबी देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अशोक हमारे संवाददाता पुष्कर से सीधे जुड़ चुके हैं। पुष्कर अशोक, ये पुष्कर मेले का आयोजन हो गया, कैसे भव्यता दिव्यता के साथ इसको सजाया गया है और क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है इसमें? जी बिल्कुल, पुष्कर धार्मिक मेले की आज से शुरुआत हो गई है। विधिवत शुरुआत आज से हो रही है। पूजा अर्चना जो है कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश रावत द्वारा की जा रही है। इस दौरान जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आज विशेष रूप से पहली बार ये मौका होगा जब केमल सफारी जो है आज के दिन निकाली जाएगी। इसमें जो केमल 51 से अधिक जो केमल हैं उनकी जो राइडिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। केमल को किस तरह से बचाया जा सके और इसका किस तरह से संवर्धन किया जा सके, इसका संदेश जो है इन धोरों में उनको चलाकर दिया जाएगा, सभी को संदेश दिया जाएगा। साथ साथ क्योंकि ऐतिहासिक पुष्कर मेले का शुरुआत जो है आज विधिवत रूप से हो रही है, तो पूजा अर्चना के बाद झंडारोहण यहाँ पर किया जाएगा। झंडारोहण के साथ साथ जो अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं वो उनकी शुरुआत जो है आज से हो गई है। यहाँ पर जो है आज पारंपरिक रूप से जो पहली प्रतियोगिता होती है वो मांडना प्रतियोगिता होती है। आसपास के जो क्षेत्र के गाँव से आने वाली महिलाएं हो या फिर विदेशी जो आए हैं जो मांडना यहाँ पर प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग इस मांडना प्रतियोगिता में शामिल होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके साथ चकते इंडिया जो फुटबॉल मैच है उसका आयोजन होगा, जिसमें एक तरफ अंग्रेजों की टीम होगी, दूसरी तरफ भारतीय टीम होगी। तो ये भी एक रोमांचक मुकाबला आज के दिन होता है। तो इसी तरह से अलग अलग प्रतियोगिताओं की जो है शुरुआत आज से हो जाएगी। आज जो आप देखेंगे जो जल संसाधन मंत्री हैं वो इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ध्वजारोहण पूजा अर्चना के बाद जो है ध्वजारोहण इस कार्यक्रम का होगा और ध्वजारोहण के बाद पूरे पुष्कर मेले के कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर होगा। शाम को जो है दीपदान यहाँ पर होगा। 5100 महिलाएं जो हैं पुष्कर के तमाम घाटों पर दीपक जलाएंगी और एक संदेश जो है वो देश और दुनिया में दिया जाएगा कि पुष्कर मेला क्यों जो है सबके लिए प्रसिद्ध है और किस लिए इसको मान्यता मिलती है। तो देश विदेश से सैकड़ों हजारों की संख्या में पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अलग अलग नज़ारे जो हैं वो यहाँ पर कैद करेंगे। इससे पहले क्योंकि पुष्कर मेले की शुरुआत जो है पशु मेले से शुरू हो गई थी, अलग अलग पशुओं की जो यहाँ पर आवक है वो आपको देखने को मिली थी। ऊंट जो है बड़ी संख्या में आए हैं, गायें हैं, इस बार जो है अलग अलग छोटी छोटी गायें हैं वो भी आई हैं, घोड़े हैं वो अलग अलग नस्ल के आए हैं, करोड़ों रुपए के जो है घोड़े हैं
वो भी जो है पुष्कर मेले में पहुंचते हैं। तो इस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से पुष्कर का बेहद महत्व है। आज से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो जाएगी। देर शाम को जो है अलग अलग प्रदेश के जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है विभिन्न जो गतिविधियां हैं वो भी शामिल होगी। इसके साथ ही 12 तारीख को ऐतिहासिक जो है स्नान होगा। उस स्नान के साथ साथ शाम को जो है यहाँ पर जो है भजन संध्या का आयोजन होगा। इसमें अनूप जलोटा है वो भी शामिल होंगे, भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। साथ ही कैलाश खेर भी जो है वो इस मेले में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो पुष्कर मेले की जो है ऐतिहासिक शुरुआत यहाँ पर आज से हो गई है। झंडारोहण के साथ साथ विभिन्न जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर जो है आज से शुरुआत होगी। तो आज जो है पूजा अर्चना का दौर आप देख रहे होंगे। जो जल संसाधन मंत्री है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही झंडावरण होगा और उसके बाद जो है झंडे को यहाँ पर सलामी भी दी जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेला है। ऐसे में तमाम गाइडलाइन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर जो है शुरू की जाती है। तो इस मेले में खास तौर पर अंग्रेजों के लिए जो है जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती है, जिसमें जो सापा बांधो प्रतियोगिता है, मूछ बनाओ प्रतियोगिता है, दुल्हन बनो प्रतियोगिता है। इसमें जो है बड़ी संख्या में जो है विदेश से आने वाले पर्यटक वो शामिल होते हैं और इन प्रतियोगिताओं का आनंद वो उठाते हैं। तो एक शानदार मेले का ऐतिहासिक और धार्मिक स्तर पर जो है आज से इसका प्रारंभ हो जाएगा। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अशोक हम कि पुष्कर मेले का आयोजन कितने अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अच्छा, ये पुष्कर मेले के आयोजन में आज का आपने बताया जैसे कि ऊंट कैमल प्रतियोगिता है जिसमें 51 ऊंट सज के तैयार है। साथ ही नगाड़े का भी एक प्रतियोगिता है, फुटबॉल प्रतियोगिता है, और क्या कुछ रहने वाला है अशोक? जी बिल्कुल, अलग अलग प्रतियोगिताओं का आज से जो है आगाज होना है। आपको बताया मैंने जिस तरह से आज मांडना प्रतियोगिता है, उसमें आसपास के गांवों की जो महिलाएं हैं वो शामिल होती है और एक से बढ़कर एक जो है मांडने वो यहाँ पर मनाए जाते हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक जो दीवारें हैं आज के दिन उनके लिए सजाई जाती है और इसमें जो अलग अलग मांडने हैं वो बनाए जा रहे हैं। आज के दिन जो है पहली बार केमल जो है वो राइडिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लगातार जो पुष्कर मेले में पहले जो केमल आते थे उनकी संख्या अधिक होती थी, लेकिन लगातार केमल के आने की जो संख्या है वो घटती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को संदेश देने के लिए और ग्रामीणों को संदेश देने के लिए इस बार जो है केमल जो राइडिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग जो ऊंट गाड़ियां हैं वो जो है अलग अलग ढोरों में पहुंचेंगी और सभी को संदेश देंगी। और ये जरूरी भी है कि मेले के साथ साथ एक मैसेज भी दिया जाए ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए। ये बताइए कि कोई मेला होता है तो एक थीम पर आयोजित की जाती है, इस बार पुष्कर मेले का थीम क्या है और मेले में जगह जगह से क्या क्या चीजें एक यूनिक क्या है आज इस बार के पुष्कर मेले में? थीम के साथ यूनिकनेस क्या है अशोक? जी बिल्कुल, ये पुष्कर मेला है वो धार्मिक थीम इस पे जो है होती है। जो यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका निर्वहन जो है इस पुष्कर मेले में किया जाता है। तो इस बार जो है वो जो है ग्रामीण परिवेश का जो ये मेला होता है उसको जन जन तक पहुंचाना है और देश विदेश में इसकी ख्याति क्यों प्राप्त है उसको जो है आम जन तक पहुंचाने के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटकों को बताना होता है। तो इसी उद्देश्य से इसी थीम पर जो है इस मेले की शुरुआत की गई है। साथ ही जो राइजिंग राजस्थान है उसका मैसेज जो है यहाँ पर तमाम स्थानों पर दिया गया है। किस तरह से जो राजस्थान सरकार है वो राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान को लेकर बढ़ावा दे रही है, तो उसका मैसेज भी इस मेले के माध्यम से दिया गया है कि यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं, देश विदेश से जो आने वाले पर्यटक हैं वो राजस्थान से सीखें, राजस्थान को लेकर ध्यान दें और यहाँ पर जो है वो बिजनेस अपना शुरू करें। इस मैसेज को लेकर भी अलग अलग पोस्टर और बैनर जो है राजस्थान सरकार की ओर से यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस मेले में क्योंकि देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो आने वाले समय में जो श्रद्धालु वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है कार्तिक स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, उन सभी को लेकर जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं वो खास तौर पर जो है देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आयोजित होती है। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और अब बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की। एसआई भर्ती 2021 निरस्त करने की मांग का मामला आपको बता रहे इस वक्त, जहां पर बेरोजगार नेता मनोज मीणा की तबीयत बिगड़ गई है। अनशन के दौरान इनकी तबीयत बिगड़ी है। मां के आग्रह पर अनशन अब मनोज मीणा ने खत्म कर दिया है। 5 दिनों से लगातार मनोज मीणा
अनशन पर थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई है। हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है, जहां पर मां ने उनसे मिन्नतें की कि अब वो अपना अनशन खत्म कर दें, तो अनशन खत्म कर दिया है। हालांकि अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं और ये आपको सीधे, क्योंकि एसआई भर्ती 2021 का जो मसला है उसको निरस्त करने की मांग की जा रही है। एक तरफ जहां इसमें लगातार गिरफ्तारियां पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई सारे बड़े लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें दूसरी तरफ एक लॉबी ये कह रही है कुछ छात्रों के द्वारा कि इसको निरस्त किया जाए। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर उनके परिवारजन भी उसमें बैठे हुए थे धरने पर। उनका कहना है कि जो लोग इसमें मेहनत करके पास हुए हैं, जिनके पास नौकरी है, वो इसकी भेंट क्यों चढ़े। फिलहाल मनोज मीणा जो 5 दिनों से अनशन पर बैठे थे निरस्त करने की मांग को लेकर, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। और खेरड़ी से भी बड़ी खबर है, कच्चे के दम पर 2 युवकों से लूट की गई है। दरअसल 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कट्टा उनको दिखाया गया, उनको डराया धमकाया गया। 2 बाइक पर ये बदमाश आए थे, बाइक और फोन लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। लूट से पहले बदमाशों ने मारपीट भी की। तलाशी के लिए पुलिस ने नाकेबंदी करा दी है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट भी गई है। जिनको मारा पीटा गया है उनकी तस्वीरें हम आज इस समय आपको दिखा रहे हैं। लूट से पहले उनको मारपीट किया गया है, घर की तलाशी ली गई और उसके बाद कट्टे के दम पर लूटपाट करके चोर फरार। बदमाश दुकान बढ़ा के मार्केट से सामान लेके और सीधे निकल रहे थे। दीपक सैनी मेरे साथ में था, जो पीछे बैठा हुआ था। इसको सोकर छोड़ने के बजाय हम सीधा निकले। निकलने के बाद में सेठ से आगे ब्रांच पड़ती है, ब्रांच ठेका है, उससे थोड़ी सी आगे घटना है। एक सामने से बाइक आई थी और एक पीछे से। पीछे वाली का तो मैंने नहीं देख पाया, आगे से जो आई थी स्प्लेंडर नीली पट्टी में बाइक थी, रस्से बंधे हुए थे। उन्होंने गाड़ी पीछे से मारा डंडे मारने के बाद मैंने बाइक रोकी है। रोकने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन, क्या बात है ना। वो कुछ बोले, मुंह बंधे हुए थे। और बंधने के बाद में उन्होंने कट्टा लगाया सीधा। कट्टा लगाने के बाद में गाड़ी पे बैठे, चाबी छीनी, छल्ला मेरे हाथ में रह गया, गाड़ी ले गए, हाथ में मोबाइल था, मोबाइल ले गए। 84 विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव वैसे तो त्रिकोणीय है, लेकिन यहां खास बात यह है कि ये सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, जिस पर 70% मतदाता एसटी वर्ग से आते हैं। ऐसे में राजनीति जानकार ये मान रहे हैं कि उपचुनाव में एसटी वोटर जिस पर विश्वास जताएंगे, जीत का ताज उसी के सर सजेगा। देखिए रिपोर्ट। चौरासी के चुनाव रण में कौन बनेगा शहंशाह? एसटी वोटर करेंगे दिग्गजों की किस्मत का फैसला। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन किस पर भारी? साल 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव 84 की जंग में राजकुमार रौत कांग्रेस और बीजेपी पर भारी रहे। उनके सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर निर्णायक भी भूमिका में रहने वाली एसटी वोटर जिस पर विश्वास करेगा, वो ही सिकंदर साबित होगा। 84 विधानसभा सीट पर करीब 70% मतदाता हैं। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा पड़ोसी गुजरात राज्य से सटी हुई है। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 70% एसटी, 10% ओबीसी, 20% जनरल और अल्पसंख्यक और एससी वोटर्स हैं। अब तक इस सीट पर 12 बार चुनाव हुए, जिसमें 6 बार कांग्रेस को जीत मिली, जबकि 3 बार बीजेपी जीती, 1 बार एक जेएनपी की जीत दर्ज की। लेकिन पिछली बार ये सीट राजकुमार रौत के कब्जे में रही। 2018 में बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी और इसके बाद 2023 में बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने। दूसरी बार 69,000 के बड़े अंतर से राजकुमार रौत जीते। इससे पहले कभी किसी ने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल नहीं की थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत आदिवासी पार्टी की रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं इस सीट पर कब किस पार्टी का विधायक रहा। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें लेके जा रही है। प्रधानमंत्री आवास,
किसान सम्मान निधि योजना, पानी के लिए योजना बनाई थी, अशोक गहलोत को पैसे भी दे दिए लेकिन उसने काम नहीं किया। अब उस काम को भी हम पूरा करेंगे। ये सारे काम लेकर हम जा रहे हैं और जितने भी काम है ये सारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं भैया। साल 1967 में रतनलाल पार्टी कांग्रेस, 1972 में रमेश चंद्र कांग्रेस पार्टी से रहे विधायक, 1977 में जेएनपी से हीरालाल रहे विधायक, 1980 में कांग्रेस से गोविंद आमलिया रहे विधायक, 1985 में कांग्रेस से शंकर लाल आहारी, 1990 में भाजपा के जीवराम कटारा, 1998 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी, 2003 में भाजपा के सुशील कटारा, 2008 में कांग्रेस के शंकर लाल आहारी, 2013 में भाजपा के सुशील कटारा, 2018 में बीटीपी के राजकुमार रोत और 2023 में राजकुमार रोत बीएपी से विधायक रहे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों के वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले भारत आदिवासी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2018 में बीटीपी से चुनाव लड़ने वाले राजकुमार रोत को 38.22% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 30.41% वोट मिले थे। वहीं 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में नई पार्टी बीएपी से चुनाव लड़े राजकुमार रोत को 53.92% वोट मिले, जो कि पिछली बार से 15.07% ज्यादा है। उसके पीछे का प्रमुख कारण एसटी वोटर्स रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 84 विधानसभा क्षेत्र का एसटी वोटर अब कांग्रेस और भाजपा से छिटककर आदिवासी समाज के नाम से चुनावी मैदान में आई बीएपी के प्रति ज्यादा विश्वास जता रही है। खाली एसटी वोटर की बात नहीं है, 84 की जनता ने अपार प्यार मोहब्बत दिया इस पार्टी को और अधिकतम वोटों से जीता है। राजस्थान में परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे और काउंटिंग के आंकड़े के मामले में हम सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो जनता कहीं न कहीं मात्र एससी नहीं, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल सभी लोगों ने हमको मतदान करके ना वहां मजबूत किया। और इस चुनाव के अंदर भी हमें मालूम है कि अधिकतम मतदान बीएपी के पक्ष में ये लोग करेंगे, भारत आदिवासी पार्टी को अधिकतम बहुमत देंगे। बहरहाल 84 विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौसर बिस चुकी है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में एसटी वोटर्स इस पार्टी पर अपना विश्वास जताते हुए जीत का ताज पहनाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक तरफ वो सनातन बोर्ड की मांग करते दिखाई दिए तो दूसरी तरफ राजनेताओं पर तंज कसते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ नेता अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए रिपोर्ट। सुर्खियों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। राजनेताओं पर धीरेन्द्र शास्त्री का तंज, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से ऐतराज, धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए ये सबसे बड़ा अपराध है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तरफ राजनेताओं को फायदे के लिए धर्म के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि राजनीति से धर्म नहीं चलता बल्कि धर्म से राजनीति चलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने फायदे के लिए राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने वालों के तौर तरीकों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है और हम इस बात के खिलाफ हैं। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है।
अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। इससे पहले भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या फिर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भला हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले शख्स नहीं है जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हो। इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर यूपी के उन्नाव में सनातन यात्रा के दौरान सनातन बोर्ड की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया है, जिसमें मौजूद होने वाले धर्माचार्य सनातन बोर्ड के गठन की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब खबर कोटा से, जहां कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए कोटा सिटी पुलिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसमें मौजूद पैनिक बटन दबाने के बाद चंद मिनट में ही पुलिस स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी। अब कोचिंग सिटी कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के मोबाइल में भी होगा पैनिक बटन, जिसके मुसीबत में होने पर तुरंत संपर्क करेगी पुलिस। कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट ऐप लॉन्च किया गया है। जैसे रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन है, जिसे दबाने पर बस के ड्राइवर कंडक्टर के पास मैसेज जाता है, उसी तर्ज पर कोटा में कोचिंग छात्रों के लिए ऐसा ही नवाचार किया गया है। कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए KSOS ऐप बनाया गया है। ऐप को ट्रायल के बाद गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर दिया गया है और इस ऐप में भी एक पैनिक बटन है। जब कभी छात्र किसी प्रकार की मुसीबत में हो तो वह इस बटन को दबाएंगे तो पुलिस कुछ ही समय में उनके पास मदद के लिए पहुंच जाएगी। और इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट पूरी जानकारी सीक्रेट, मतलब स्टूडेंट की पूरी जानकारी सीक्रेट तरीके से रखी जाएगी। कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स नाम से KSOS नाम से ये ऐप लॉन्च की गई है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें हमने जो अगर बच्ची स्टूडेंट कोई भी किसी तरह से अपने आप को सेफ या सिक्योर महसूस नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है, तो वो तुरंत इस ऐप पर बहुत सिंपल तरीके से रजिस्टर करके, और इसमें एक पैनिक बटन है, उस पैनिक बटन को दबाएगा तो हम 30 सेकंड से 1 मिनट के भीतर उसके पास वापस रिस्पॉन्ड पहुंच कर तो जो निकटतम पुलिस है वो उनके पास पहुंच जाएगी और उनकी मदद करेगी। और अब बात श्री गंगानगर से खबर की, जहां रबी की फसल की बिजाई के दौरान श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में DAP खाद की किल्लत के कारण किसान DAP खाद के लिए लाइनों में खड़े हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से देश में DAP खाद का स्टॉक आवश्यकता से काफी कम है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों से DAP खाद के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP और यूरिया के इस्तेमाल की अपील की है। गौरतलब है कि श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में इन दोनों रबी की बिजाई तेजी से चल रही है इन दिनों, और किसान DAP खाद की किल्लत के कारण परेशान हो रहा है। मेरा काश्तकार भाइयों से अनुरोध है कि वो DAP की बजाय सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया को यदि काम में लें तो दलहनी और तिलहनी फसलों में तो विशेष रूप से इसका फायदा होगा, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में जो 16.5 किलो सल्फर की मात्रा और अपन काम में ले रहे हैं, वो सल्फर है जो निश्चित रूप से दलहनी और तिलहनी में फायदेमंद है।